नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। पिछले दो एपिसोडों में जो भारत के लिए जो एक चिकन नेक मुर्गा या मुर्गी का गर्दन की बात कही जा रही थी, जो कि नेपाल और बांग्लादेश के बीच में एक 70-80 किलोमीटर लंबी और 18-20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पड़ती है और जितनी भी माने सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, उसी के जरिए जाती है वो। और देश के दुश्मनों की, खास करके चीन की, और देश के अंदर भी कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो कि वो जो नाजुक स्थिति है उसी पर बात करते हैं। और एक बार जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि कोई शर्जील अहमद करके था। अब ये ठीक से पता नहीं है कि जैसा कि पिछले एपिसोड में भी कहा गया था कि वो जेएनयू से में बोला था या जामिया मिलिया में बुलवाया गया था या अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय में बुलवाया गया था। उसने भी कहा था कि इस चिकन नेक को ये धमकाट दें तो पूरा जो है पूर्वोत्तर भारत जो है हमारे शेष भारत से अलग किया जा सकता है, तो भारत इससे बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तमाम मीडिया वालों ने शर्जील अहमद के खिलाफ वो मुहिम चलाया। शर्जील अहमद तो इस देश का दुश्मन है ही, गद्दार तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देश को यह भी जानना चाहिए कि इससे बड़ा गद्दार वो नेहरू है जिसने जो कि नेपाल भारत में मिलना चाह रहा था 1949 में, वो मिला ही नहीं। तो शर्जील अहमद से कई गुना गद्दार जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। और उसी प्रकार जब 71 में जो है पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर के बांग्लादेश बना, तो मुजीबुर रहमान वहाँ के नेता थे, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि भाई कि हम जो है भारत में ही रहना चाहते हैं। ये गद्दार इंदिरा जो है वो मिला ही नहीं। और उसी माने जिसका ये जीएनपीसी के चमचे जो है वो तमगा लूटते हैं कि भाई कि इसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और उसी गद्दार इंदिरा ने ये माने नया बना बांग्लादेश जो है भारत में मिलने नहीं दिया। और उससे कितनी समस्याएं पैदा हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठी, एनआरसी, ये तो समस्या रही ही नहीं, ये उसी की देन है। उसकी जड़ में इंदिरा है, वो गद्दार इंदिरा।
और जो है ये और बांग्लादेश का भारत में न होने के कारण जो है वो चिकन नेक की समस्या है। अब देखिए ये मीडिया वाले और बौद्धिक वर्ग कभी भी ये इस पर परिचर्चा नहीं करते, इस पर डिस्कशन नहीं करते, इस पर जो है कोई बात नहीं करते कि ये जो चिकन नेक की जो समस्या है भारत के लिए बहुत एक संगीन मामला वो बना हुआ है। इसकी जड़ में ये दोनों गद्दार हैं, एक जवाहरलाल नेहरू और उसकी बेटी भी गद्दार है इंदिरा गांधी। भारतीय जनता दल बताना चाहता है कि ऐसे तमाम मसले हैं कि ये जो है मीडिया में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो और बौद्धिक वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन गद्दारों को छिपा करके एक जो छोटा किरदार है उसी पर जो है वो माहौल बनाता है। तो समझ जाइए कि ये मीडिया जगत भी सभी तो नहीं, कुछ अपवादों को छोड़ करके और जो है बौद्धिक वर्ग का वो हिस्सा कितना बड़ा गद्दार है इस देश का, कितना बड़ा वो देशद्रोही है वो इस देश का। और उसी प्रकार जो कश्मीर की जो समस्या है, कश्मीर की समस्या में वो जो देशद्रोही या गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसने कश्मीर को इस तरह से बना दिया कि कश्मीर जो है संसाधन रुपया पैसा तो लेगा भारत से, लेकिन वो आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान परस्तों का एक स्वर्ग बन जाएगा, उसका एक उपनिवेश बन जाएगा। ये है उसकी जड़। मीडिया वाले इस पर मैंने परिचर्चा ही नहीं करते, बल्कि इस तथ्य से ध्यान हटाने के लिए तमाम इधर उधर की जो है वो बातें करते हैं, चर्चाएं करवाते हैं और उससे कितनी समस्याएं पैदा हो गई। और वहाँ के आतंकवादियों का हौसला यहाँ तक बढ़ गया कि वहाँ से कश्मीर से हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को उनकी पहले हत्याएं करके, जिस दिन उनको मैंने वहाँ से भगाना था, पहले ये वो आतंकवादी 25 से 30 लोगों की हत्या पहले की है। उसमें महिलाएं बच्चे भी थे। जब आतंकित कर लिए उनको कर लिए, तब मस्जिद के लाउड स्पीकरों से और बहुत गंदे अल्फाजों में, और वो कश्मीरी पंडित को कश्मीरी पंडित भी नहीं बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे इंडियंस। और वो गंदे अल्फाजों का कहना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो वो सब बोलते थे कि ये इंडियंस यदि अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी जायदाद, अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को यहीं छोड़ के चले जाएं। इतना अपमानजनक। लेकिन इसकी जड़ में कौन है? वो नेहरू है, गद्दार नेहरू। और जिसने कि वो कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उसका विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, और उसी ने इस मामले को ले गया वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ। उसी ने जो हमारी सेना जीत रही थी और उसको थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन और मौका मिलता तो पूरा कश्मीर से वो पाकिस्तानी सेना जो कि कबीलियों के भेष में उसको भगा दी होती। पीओके का नाम, पीओके का या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का या पाक अधिकृत कश्मीर का नामो निशान नहीं होता। ये गद्दार जो है अपनी ही भारतीय सेना पर, जीतती हुई भारतीय सेना पर उसने वो
युद्ध विराम थोप दिया और मसले को ले गया संयुक्त राष्ट्र संघ में। वो उसमें भी इसको विवादित बनवाया भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसी ने धोखे से, छल से, कपट से संवैधानिक प्रावधान 370 से डलवाया, लिख करके कि ये एक टेम्पोररी प्रोविजन है। और ये वक्तव्य दे गया ये गद्दार नेहरू कि कश्मीर के भाग्य का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह से करेंगे, प्लेबिसाइड से करेंगे, और सिर्फ इसी मंशा से कि जो कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का उसमें बाहुल्य है, मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक में है, तो उनको पाकिस्तान के पक्ष में बरगलाया जा सकता है, भुलाया जा सकता है, भरमाया जा सकता है। इसी खतरनाक मंसूबे को ध्यान में रखते हुए गद्दार नेहरू ने ये वक्तव्य दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। बताइए, ठीक भारत के खिलाफ। और इसी वक्तव्य का वो पाकिस्तान जो है इस्तेमाल करता है। वो बार बार कहता है कि आप अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य को याद करिए और उसको पूरा करिए। और इसी प्रकार तमाम गद्दारियां हैं उसकी कश्मीर के मसले पर, और भी मसलों पर उसकी गद्दारियां हैं। कहने का मतलब है कि कश्मीर के जो इन हालातों में पहुंचा हुआ है उसकी जड़ में है वो गद्दार नेहरू। लेकिन ये चैनल वाले और कुछ चुनिंदा जो है वो बौद्धिक वर्गों का जो है वो इसमें तबका आकर के जो इस तरह से वो प्रलाप करता है परिचर्चा के बहाने, सिर्फ इसी तथ्य से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए और इस तथ्य को दबाने के लिए। देखिए, भारतीय जनता दल कहता है कि कम से कम हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन कदापि इस पर लड़े नहीं। वो जो गद्दार नेहरू है उस पर वो केंद्रित हूँ। गद्दार नेहरू के साथ साथ जीएनपीसी इसी देश में कैसे वोट पा रही है इस पर केंद्रित हूँ। और सारी समस्या की जड़ इसी में है कि हर किसी बात पर, माने जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है, सॉरी वो हिंदू मुस्लिम वो कहना ठीक नहीं है। हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो समाज है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज है, इसी में भेद विभेद करने की सारी साजिशें। अब कश्मीर समस्या की जड़ में नेहरू, और उसको जो है इन्हीं दो समाजों में भेद विभेद और इसी तरह का ये परिचर्चा ये प्रलाप करवाते हैं ताकि लोगों का ध्यान इस हकीकत से हमेशा दूर रहे और भटका रहे। ये इनकी हालत। चीन के साथ जो समस्या है, चीन को लद्दाख की जो है अक्साई चीन सहित 42,000 वर्ग मील जो है इसने गंवाया, इसने दे दिया। इसे गद्दार नेहरू ने वो चीन दुश्मन चीन के हाथों में। तिब्बत जो हमारा हिस्सा बनने वाला था उसको भी थमा दिया वो चीन को। और तिब्बत के विषय में तो ये गद्दारियों की बात कही जाए तो ये पूरा उसके लिए कई वो एपिसोड चाहिए। तिब्बत और किस तरह से वो ये गद्दार जो है ये जवाहरलाल नेहरू वो उसे जो नरसंहारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो कि कब्जा किया इस पर चीन पर, वो कैसे उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया
और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थाई सीट वाली, परमानेंट सीट वाली, जिसमें कि वीटो पावर होता है, वो भारत को मिला हुआ था। ये गद्दार नेहरू ने उस परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की वो परमानेंट सीट वाली जो है मेंबरशिप, सदस्यता जो है वो थमा दिया दुश्मन चीन को। इतना बड़ा, माने आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये नेहरू कितना बड़ा गद्दार है। हर भारत के हर समस्या के लिए आज जो वो कह रही है ये गद्दार ममता बनर्जी कि हम पश्चिम बंगाल से सारे जो हिंदी भाषियों को निकाल देंगे, इसमें जो है बिहार के गुंडे और यूपी के गुंडे आ गए हैं, इसमें गुजरात के गुंडे आ गए हैं, और उसकी जो लोकसभा सदस्य है महुआ मोइत्रा आकर के वो बिहारी गुंडा सरेआम कह रही है। इस समस्या की जड़ में कौन है? गद्दार नेहरू, जिसने भाषा के आधार पर प्रांत बनवाया। इस पर कोई भी वो चैनल वाला नहीं बोलता है। तो ये बताने का मतलब कि चैनल वाले, मीडिया वाले एकाध मीडिया के अपवाद को छोड़ करके ये देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन। और उसका जो ये उस वंशावली की, उस डायनेस्टी की जो ये राहुल, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जो वो देश के खिलाफ ना बोलता हो। समस्या यहीं तक नहीं है, उसके जितने चमचे पत्रकार मंडली है, चमचा पत्रकार मंडली, जो कि रवीश कुमार से शुरू होता है, नाम ये बताया गया है, रवीश कुमार, फिर जो है वो निधि राजदान, निधि कुलपति और संकेत उपाध्याय, मनोरंजन भारती, श्रीनिवासन जैन, ये तो एनडीटीवी के हो गए। और एनडीटीवी खुद वही एक बहुत बड़ा वो देश विरोधी वो मीडिया, माने वो चैनल है वो। और किसका चैनल है? प्रणय राय। प्रणय राय कौन है? ये जेएनपीसी का चमचा। उसी प्रकार न्यूज़ 24 में ले लीजिए, संदीप चौधरी और मानव गुप्त। न्यूज़ 24 जो है किसका है? वो अनुराधा प्रसाद का। अनुराधा प्रसाद कौन है? राजीव शुक्ला की वो पत्नी है। राजीव शुक्ला कौन है? जेएनपीसी का चमचा। इसी प्रकार जितने भी चैनल आप उनकी कुंडली आप देखेंगे हैं, तो ये जेएनपीसी के चमचों के द्वारा स्थापित ये चैनल है। उसी प्रकार आपका ये आज तक किसका है? वो इंडिया टुडे ग्रुप का है। इंडिया टुडे ग्रुप का मालिक कौन है? अरुण पुरी है। अरुण पुरी कौन है? जेएनपीसी का चमचा है। तो ये चैनल वाले कभी भी देश के हित में बात नहीं कर सकते। ये हमेशा उसी जो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप जेएनपीसी है, उसी के लिए काम करते हैं, उसी के पक्ष में माहौल बनाते हैं। इधर उधर की बात भले कुछ दिखाने, वो दिखावा इनका है, लेकिन मुख्य उनका जो कोर ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उनका जो मकसद है, उस इस देश की सबसे बड़ी गद्दार, सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे बड़ा अभिशाप जेएनपीसी के पक्ष में हमेशा माहौल बनाने की फिराक में रहते हैं। और इन चैनलों में पहले नौकरी करते थे। इन पत्रकारों के अलावा अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये सब जो है वो यूट्यूब पर आपको देखते होंगे। अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी और विनोद दुआ और राजदीप सर देसाई,
और ये बरखा दत्त, करण थापर, और आशुतोष, और आरफा खानम, स्वरा भास्कर, राहुल कंवल, सौरभ द्विवेदी जो कि वो चलाता है ललन टॉप चलाता है, और अजीत अंजुम, आलोक जोशी, प्रभु चावला, विनोद शर्मा जो कि हिंदुस्तान टाइम्स का है, एन राम, सिद्धार्थ वरदराजन, राणा अयूब, उर्मिलेश, इसके अलावा कुछ और भी, मुकेश कुमार, और एक राहुल श्रीवास्तव, और विनोद अग्निहोत्री, अशोक वानखेड़े, ये आपको जो है वो YouTube पर आपको मिल जाएंगे। इनकी परिचर्चा जब भी आप सुनिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये वो सब जो इस देश की, अपने भारतवर्ष की सबसे अभिशाप, सबसे बड़ी दुश्मन जीएनपीसी है, वो कैसे जिंदा हो और कैसे सत्ता में आए, इसी की बात करते हैं। ये कभी भी ये मैंने न तो कभी देश की बात करते हैं, न तो कभी जो अवाम के हित की बात करते हैं। सिर्फ वो जो अभिशाप है इस देश की, जीएनपीसी कैसे सत्ता में आए, कैसे वो तिकड़म करके वो माने फिर से सत्ता वो हासिल करे, इसी का तिकड़म करते गए। तो समझ जाइए कि ये देश के कितने बड़े दुश्मन हैं। हाँ, और एक वो भी आता है, वो प्रमोद कृष्णम, दाढ़ी वाला। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से जो मैं कहना चाहता हूँ कि देश कितने खतरों के बीच में है। और ये जान लीजिए कि ये जब तक ये सिस्टम में रहेंगे, जब तक बीजेपी, मोदी जी और जो है ये जीएनपीसी वाले सत्ता में रहेंगे, या सत्ता में मैंने इनकी वाम दलों की भागीदारी होगी, या सपा बसपा के समर्थन से जीएनपीसी सत्ता में रहेगी, तब तक ये स्थिति बदलेगी नहीं। ऐसे देश के दुश्मन पत्रकार, मीडिया वगैरह सब पूरे धंधे वो चलाते रहेंगे, जनता पिसती रहेगी, जनता हमेशा जो है वो अलग थलग वो पड़ी रहेगी, और जो है ये देश को चूसते रहेंगे, और इनका धंधा निरंतर चलता रहेगा। इसीलिए भारतीय जनता दल बिल्कुल इस रूप में कह रहा है कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। ये आदेश हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने दिया हुआ है कि इन काले अंग्रेजों को नष्ट में नाबूद करना है, और इसलिए पुरजोर रूप में जो पहला काम है कि चुनाव के वक्त में इनको मत पेटी पर इनको शून्य करना है, नष्ट में नाबूद करना है, इनको जड़ से समाप्त करना है। अब ये इसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनी हुई है, और सबसे घटिया किस्म की समाज को तोड़ने वाली ये नीति वो चला रही है, आरक्षण। और कहां तक आरक्षण को चला करके वोट बटोरना चाहती है। ये सबसे बड़ी इस देश की दुश्मन है। अब तक वही हथकंडा जीएनपीसी वाले वो चला रहे थे आरक्षण का, और उसी की वकालत सपा वाले करते हैं, बसपा वाले करते हैं, टीएमसी वाले करते हैं, सभी करते हैं। अब ये उसी का सबसे घिनौना रूप जो है आरक्षण का,
वो मैंने चला करके आरक्षण, मतलब वहाँ मैंने वो इसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में और नौकरी वगैरह में तो है ही, प्रमोशन में भी होगा ही। तो आरक्षण इस देश का बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ी यानी विभीषिका है। इसको चलाने वाले इस भारत के दुश्मन हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं है। आरक्षण को चलाने वाले इस देश के दुश्मन हैं। समाज को कमजोर करने के लिए, लोगों को निकम्मा बनाने के लिए भारतीय जनता के दल इस अभिशाप को समूल समाप्त करने के पक्ष में है, इस आरक्षण को। लेकिन ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके समाज को तोड़ने वाले सबसे बड़े ये समाज और भारत के सबसे बड़े शत्रु हैं ये बीजेपी वाले। और देखिए ये कितना पाखंड झूठ बोलते हैं। और दूसरा इनका रहता है भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अब इनको कौन बताए, इनको कौन आईना दिखाए कि भारतीय संस्कृति की जड़ में, मूल में नारी सम्मान होता है। इन बीजेपी वालों से, बीजेपी के मंत्रियों से, मोदी सरकार के मंत्री से और मोदी जी से खुद पूछा जाए कि आपका कौन सा भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जिसके अंतर्गत ये विज्ञापन की दुनिया से, ग्लैमर की दुनिया से, बॉलीवुड की दुनिया से और टेलीविज़न की दुनिया से जिस तरह से ये नग्नता, फूहड़पन, ऑब्सैनिटी, न्यूडिटी, वल्गैरिटी बिल्कुल ये थोपी जा रही है हमारे भारतीय समाज के ऊपर, थोप करके हमारे जो यानी भारतीय नारी सम्मान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। किस तरह से हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को किस तरह से वो पेश करते हैं, उसको देख करके बिल्कुल वो घिनौना रूप, बिल्कुल ये लगता है कि हमारे जो नारी सम्मान है उसको तार तार करने वाली गतिविधियां हैं। इस पर ये भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चलाने वालों को ये दिखता नहीं है। हमारे देश की जनता, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, इनको आईना दिखाए, इनसे पूछे कि क्या आपका यही राष्ट्रवाद है कि हमारी बहु बेटियों को इसे वो नग्नता भरी, फोड़पन भरा, वल्गैरिटी भरी, वो विज्ञापन के जरिए, ग्लैमर के जरिए, टेलीविज़न पर बॉलीवुड के जरिए वो शिकार बनती रहे? यही आपका भारतीय संस्कृति का राष्ट्रवाद है? आपका यही आपकी असलियत है? ये सवाल बीजेपी वालों से, बीजेपी के मंत्रियों से, मोदी जी से पूछा जाना चाहिए। लेकिन ये भी सवाल है कि पूछेगा कौन? क्या ये मीडिया पूछेगा? क्या बॉलीवुड वाले पूछेंगे? ये कतई नहीं पूछेंगे। ये सवाल हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन पूछेंगे। अब पूछेंगे क्या? अब इनको नष्ट में नाबूद कर दीजिए। कब तक इनसे पूछेंगे? कब तक ये झूठ बोलेंगे? कब तक पूछेंगे? कब तक ये झूठ बोलेंगे? और जब से ये भारतीय एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, अखलाक, मोहब्बत, प्रेम, श्रद्धा, स्नेह सब कुछ
स्थापित करने के लिए मुहिम चला रहा है भारतीय जनता दल। कम से कम इसी यूट्यूब के माध्यम से और हमारे देश की जनता, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसमें शरीक हो रहे हैं उत्साह के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। तो भारतीय एकता से सबसे अधिक बेचैनी किसी को हो रही है जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है। जरा देखिए इनको। आज भारतीय एकता के सबसे बड़े दुश्मन हैं ये बीजेपी वाले। बीजेपी वालों जो राष्ट्रवाद चला रहे थे, इनको नेहरू गद्दार नहीं दिखता है। इनको इंदिरा ने कितनी गद्दारियां की इस देश के साथ, उसकी गद्दारी नहीं दिखती है। नेहरू की गद्दारी नहीं दिखती है। राजीव और इसकी राहुल की गद्दारी भी नहीं दिखती है। और क्या क्या साजिशें ये कर रहे हैं, क्या क्या साजिशें कर रही हैं उस गद्दार राहुल गांधी को बचाने के लिए। और देश के दुश्मनों को बचाने के लिए। ये जितने भी देश के दुश्मन हैं, एक तो पत्रकारों का नाम लिया गया, और जितने भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं, हालांकि राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि ये जो है समाज विरोधी ताकतें हैं। राजनीतिक पार्टी का भेष वो ली हुई हैं, लेकिन ये समाज विरोधी ताकतें हैं। तो ये सारी जो देश विरोधी ताकतों को, यानी देशद्रोही ताकतों को, गद्दार ताकतों को या दुश्मन ताकतों को, देश के दुश्मन ताकतों को, ये कभी भी देशद्रोही नहीं कहते। देशद्रोही न कहा जाए इसकी साजिश करते हैं। देश इनको यानी गद्दार के रूप में न समझे, न जाने, इसकी भी साजिश बीजेपी वाले करते हैं। और कैसे करते हैं जरा देखिए। ये कभी भी इनको देशद्रोही नहीं कहते हैं, ये कहते हैं ये मोदी विरोधी हैं। बताइए, मोदी विरोधी कहते ही उनका जो देशद्रोह का जो पाप है, जो कुकर्म है, करतूत है, वो बिल्कुल धुल जाता है। मोदी जी एक राजनीतिक विचारधारा के हैं। उनका विरोध तो स्वाभाविक है ना। और किसी विचारधारा का विरोध तो किसी राजनीतिक विचारधारा का विरोध तो स्वाभाविक है। देशद्रोह तो नहीं हो सकता है। हैं वो देशद्रोही, हैं वो देश के खिलाफ, उनको ये कहते हैं मोदी विरोधी। तो वो ये कहते ही उनके ऊपर से देशद्रोह का जो पाप है, देशद्रोह की जो करतूतें हैं, वो तुरंत धुल जाती हैं। ये साजिश है बीजेपी की। और जरा ध्यान दीजिए, यही तर्क जो है देशद्रोही पत्रकार, मीडिया भी कहते रहते हैं। उनका लाइन ऑफ आर्गुमेंट, उनका तर्क देने का तरीका भी यही रहता है कि भाई हम देश के गद्दार नहीं हैं, हम देश के दुश्मन नहीं हैं। चूंकि हम मोदी विरोधी हैं, इसलिए हमको देश का गद्दार कहा जाता है। तो इन देश विरोधी ताकतों का जो तर्क देने का तरीका है, और जो ये बीजेपी वालों का उनके प्रति जो तर्क देने का तरीका एक ही है। दोनों मिलकर के, या बीजेपी चूंकि सत्ता में है, इन देश के दुश्मनों को किस साजिश के तहत जो है उनके पापों को धुल रही है और उनको बचा रही है। तो देखिए ये बीजेपी किस प्रकार इस देश की सबसे बड़ी शत्रु वो है। जैसा कि शत्रु बन गई है। जैसा कि किसी YouTube में दिखाया जा रहा था कि बनारस में गए थे, हमारे आदरणीय मोदी जी गए थे, तो वो विकास सब दिखा रहे थे।
इसमें कोई शक नहीं, विकास हुआ है और भी सौगात दे के आए हैं। तो एक ने कहा कि साहब विकास तो हुआ है, लेकिन ये आतंकवादी आ जाएं तो क्या होगा विकास का? सब तोड़ ताड़ के चले जाएंगे। तो वो कहा कि भाई यदि हिंदुओं की रक्षा करनी है, हिंदुत्व की रक्षा करनी है तो मोदी जी को वोट देना होगा। अब विकास की बात वो छोड़ दिया। वो कह रहा कि हमको अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। वो बोला, वो संकेत सही दिया। आज देश को अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, बात सही है। वो अस्तित्व किसका है? देश का अस्तित्व। आज देश का अस्तित्व जो है मोदी जी के हाथों में महफूज नहीं है। मोदी जी जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, कॉकस, ये सबसे खतरनाक तंजीम है इस देश की। और उसी के बराबर ये वाम दल वाले, और इन्हीं से चिपकने वाले वो ममता बनर्जी, बहुत ही खतरनाक दुश्मन है इस देश की। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, RJD, JDU, JDS, शिवसेना, NCP, TDP, DMK, अकाली, ये सब बहुत ही खतरनाक दुश्मन है इस देश के। ये सारी जो है वो देश विरोधी ताकतों को मोदी जी सिर्फ सत्ता के लिए, कि इन्हीं को दिखा करके इनके पक्ष में वोट का माहौल बनेगा। देशभक्ति का तकाजा ये कहता है, मुल्क परस्ती का तकाजा करता है कि देश विरोधी ताकतों को का विनाश करना चाहिए, इनको समाप्त करना चाहिए। ये बीजेपी वाले, ये मोदी जी इन देश विरोधी ताकतों को और यानी फुला रहे हैं, फल फूल रहे हैं, इसका पूरा मौका दे रहे हैं। और ये तांडव कर रहे हैं हर वक्त। जब से ये चाहे नागरिक संशोधन कानून आप ले लीजिए, चाहे कृषि कानून ले लीजिए या कुछ लीजिए, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। सारा मुद्दा इनको थमा करके एक देश में विप्लव, और इनको पूरा मौका दे रहे हैं। और हम इस विषय में, मैं स्वयं, आप देख सकते हैं कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं। खुद मोदी जी लोकसभा में इन देश विरोधी ताकतों के लिए लोकसभा में सरेआम घोषणा कर चुके हैं कि जब तक मोदी है तब तक वो मजे लीजिए। उनका मतलब है कि देश के खिलाफ गतिविधियों को चलाने के लिए आप मजे लेते रहिए। कब तक? जब तक मोदी जी हैं। तो उनकी इस घोषणा को प्रत्येक जो है वो भारतीय भाई बहन को समझने की आवश्यकता है कि उनके मन में क्या है। वो कभी ऐसे ही मौकों पर आता रहता है। तो वो जो बनारस वाले कह रहे थे कि अस्तित्व की लड़ाई, बेशक अस्तित्व की लड़ाई है। आज इस समय भारत के अस्तित्व की लड़ाई है। और भारतीय जनता दल तो कह रहा है कि ये हमारी दूसरी आज़ादी की लड़ाई है और वास्तविक आज़ादी की लड़ाई है। किन उन सफ़ेद अंग्रेजों से नहीं, ये काले अंग्रेजों को समाप्त करना है जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। अब देखिए, देश को तोड़ने से इनका मन नहीं भरा। अब जनगणना भी जात के आधार पर, ये देश विरोधी ताकतें और यदि जनगणना देश वो जाति के आधार पर हुई तो फिर ये विभाजन जैसे पाकिस्तान बना, उसकी नींव जो है ये बीजेपी वाले रख देंगे। अब तक तो वो आरक्षण है, ये मैंने इसकी मांग करना, जात के आधार पर जनगणना की मांग करना,
ये सबसे खतरनाक देश विरोधी हरकत है। और सारे देश के दुश्मन ताकतें जो है, ये सपा वाले, बसपा वाले और उसमें टीएमसी वाले, वाम दल वाले और ये जेएनपीसी वाले, जात के आधार पर उनसे कोई नहीं पूछता है कि भाई कि हमारी सारी जातियां समाप्त हो गई हैं। ये कोई आईना नहीं दिखा रहा है कि हमारी सारी जातियों के आधार पर हमारा वजूद समाप्त हो गया है। हमारी बस एक ही जाति है, हम भारतीय हैं। अलग जात की क्या बात है भाई। लेकिन देश के दुश्मन हैं ये। मोदी जी आरक्षण पर आरक्षण दे रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि आखिर इस तरह की परिचर्चा जो है कब तक चलती रहे, हम कब तक खून जलाते रहें, कब तक आप जो है आप सुनते रहेंगे। ये एक एंडलेस, अंतहीन कहानी, कथा चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक ये सत्ता में रहेंगे। सत्ता से इनको बेदखल करना, सत्ता से ही नहीं, इस राजनीति के क्षेत्र से भी इनको शून्य करना है। इसमें जरा भी वो ढील नहीं देनी है। तो जनगणना को भी जाति के आधार पर मांग करना, यह सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। सबसे बड़ा जो है वो देश के साथ गद्दारी है और ये समाज को विखंडन करने वाली ये मांग है। मेरी दरख्वास्त है मोदी सरकार से कि हरगिज इसको न माने। और यदि इसने ऐसा किया तो इतिहास के पन्नों में सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही के रूप में दर्ज होगी। जिस प्रकार ये मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू मिल करके इस देश को बांटा और पाकिस्तान बनवाया, उसी प्रकार उसी तरह की नींव डाल करके देश के खिलाफ सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, भारतद्रोह और देश के साथ गद्दारी होगी यदि जाति के आधार पर वो जनगणना ये मान गई तो। भारतीय जनता दल देश को एक करना चाहता है। वो भारतीयता का भाव भरना चाहता है और ये ताकतें ये तोड़ रही हैं और दिखावे के रूप में वो सर्व एकता सम्मेलन, सिर्फ दिखावा। ये तो देखिए, मैंने तरह तरह के उनकी जो वाक़यात होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनसे ये बताने का प्रयास जरूर है। लेकिन ये देश की बहुत घटिया किस्म की, बहुत खतरनाक किस्म की ये मैंने वो देश को बांटने की ताकतें हैं। अब उसमें बस यही है कि हमारे भारतीय भाई बहनों का कुछ तबका अभी भी उनके मुंह बाए जाल में फंसा हुआ है। यही चीज़ है और जो कि कई मौक़ों पर बताया गया है। अभी हमारे और हमको कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि देश कैसे बचेगा। यह चिंता हमारे जो समण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, जो कि अभी उनके मोह माया जाल, उनका हथकंडे के शिकार हो रहे हैं, उनको भी सोचना है। देश कैसे महफूज होगा, देश की सर्वोच्चता जो है उनके लिए भी जो है वो महत्वपूर्ण है। ये हमारे यादव कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन के तबके को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। यह देश कैसे सुरक्षित होगा, महफूज होगा, देश की सर्वोच्चता उनके लिए भी है, उसका महत्व उनके लिए भी है। ये हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, उनको भी सोचना पड़ेगा। इसीलिए ये भारतीय जनता दल ये निवेदन कर रहा है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में प्रसारित करिए। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। इस देश के काले अंग्रेजों को समाप्त करने का शहीद आजम भगत सिंह का आदेश है कि इन जितनी भी देश को विखंडित करने वाली ताकतें हैं उनका नाश करना है। तो इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक ये वो प्रसारित करिए। तो और उसी प्रकार ये बौद्धिक वर्ग जो है उसको भी सोचना पड़ेगा
कि देश उनके लिए भी है, देश का महत्व उनके लिए भी है, देश कैसे महफूज होगा, सुरक्षित होगा, कैसे मजबूत होगा, ये चिंता उनको भी करनी है। और ये जानते हो कि जब तक ये पूरे माहौल में पर काबिज रहेंगे, ये जेएनपीसी वाले, वाम दल वाले, सपा वाले, बसपा वाले, आरजेडी वाले, टीएमसी वाले और जेडीयू जेडीएस वाले और ये शिवसेना वाले, एनसीपी वाले, टीडीपी और डीएमके, अकाली वाले, ये देश की एकता और देश की एकता और उसके वजूद हमेशा खतरे में रहेगा। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जो शहीद आजम भगत सिंह ने यानी इस खतरे को देखा था, इस खतरे के विषय में जो उनकी दूरदृष्टि थी, उसी के आधार पर कहा जा रहा है। अब वो जिस खतरे की परिकल्पना वो किए थे वो सामने दिख रहा है, इसलिए अब उनके आदेश का पालन करना ही है। बल्कि ये भारतीय वामता दल तो बड़ी गंभीरता से सोच रहा है कि अभी तो यानी यूट्यूब के माध्यम से तो थोड़ा सा कोरोना की लहर वहर का भी चक्कर है, लेकिन एक अभियान चलाने की जरूरत है। सर्वप्रथम तो जो ये चैनल वाले जो है जो जहर घोल रहे हैं और देश हित की जितनी सच्ची बातें हैं उसको ढकने के लिए वो हमेशा इधर उधर की परिचर्चा वो करवाते हैं। इन चैनल वालों को हमारे भारतीय भाई बहन जब तक इनके आर्थिक हितों पर चोट नहीं करेंगे, इनकी टीआरपी को पर चोट नहीं करेंगे, तब तक ये सुनने को तैयार नहीं है। तो एक अभियान वो चलाना पड़ेगा कि इनकी व्यूवरशिप को बिल्कुल घटाया जाए। हमारे देश के लोग इन चैनलों को देखना बंद कर दें। समाचार जहाँ तक है, समाचार आपको जो लोकल जो चैनल है या उससे यानी काम चला लीजिए, या यूट्यूब पर यानी काम चला लीजिए, लेकिन इन चैनलों को जो मुख्य धारा के चैनल हैं इनको देखना बिल्कुल बंद करिए। इस तरह का एक अभियान वो चलाना पड़ेगा, तब जाकर के ये सुनने वाले हैं। इनको कई बार गद्दार कहा गया, देश के दुश्मन कहा गया जो है वो, और ये खबर उनके यहाँ तक पहुँचती भी होगी, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। तो एक तो इनकी व्यूअरशिप जो है इन यानी मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के जो चैनल हैं वो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको सुने करने के लिए एक अभियान चलाएं। इनको बिल्कुल ना देखें, और यदि उनको समाचार देखना है तो यूट्यूब पर भी समाचारों का सारांश मिल जाता है, उसी से काफ़ी काम जो है वो चल जाता है और ख़बरें उससे भी मिल जाती हैं। इनको देखना मतलब यदि इनकी टीआरपी को सुन के आ जाएगा और इनकी व्यूअरशिप को सुन के आ जाएगा, तब शायद ये हमारी आपकी बात को वो सुनने को मजबूर होंगे। वैसे ये मानने वाले नहीं हैं। वैसे ये बराबर जब इस देश के गद्दार राहुल गांधी को गद्दार तक मानने को तैयार नहीं है, ये चैनल जो है वाले जो है इतने बड़े गद्दार नेहरू को गद्दार वो माने को तैयार नहीं है। ये चैनल वाले जो है इतनी बड़ी गद्दार इंदिरा को गद्दार माने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी की हर गद्दारियों पर ये चुप्पी साधने वाले हैं। उसके हर एक छींक पर जो है उसको बहुत प्रोमिनेंटली बड़ी प्रमुखता से दिखाने वाले हैं। तो इनकी करतूत, इनका जो माइंडसेट जो है कितना खतरनाक है, ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बड़े गौर से देखना होगा। तो जो शुरुआती तौर पर इन सारे चैनलों की जो व्यूवरशिप है उसको शून्य करना होगा, तब जाकर के ये सुनने वाले हैं। इसके पहले नहीं सुनेंगे।
और इसमें कामयाबी वो 100% मिलेगी। अभी कोई शायद एक अखबार वो कह रहा था कि हमारी बिक्री कम हो गई है और 50% कम हो गई है। बिल्कुल ज़रूरी है। ये द हिंदू पेपर, प्रिंट मीडिया में द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, पंजाब केसरी, ये हमेशा GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी के ही पक्ष में ये माहौल बनाते हैं। इनकी भी बिक्री पर चोट करना है और ये मानेंगे नहीं। और कुछ तो उनके पास पैसे की कमी, जैसे ये मुकेश अंबानी का चैनल है न्यूज़ 18 इंडिया, कई बार कहा गया है कि उनमें गद्दार किस्म के जो वो माने वो पत्रकार या एंकर हैं, उनको निकाल बाहर करिए। तो मुकेश अंबानी जो है सुनने वाले ने सोचने का हम 5-4 लाख करोड़ के मालिक हैं। तो इस गुमान में न रहे। इस देश की जनता की ताकत जो है उस पर बहुत भारी है, लेकिन वो ताकत दिखाएगी। तो कहने का तात्पर्य है। और इसके बाद ये भारतीय अवाम ताकत दल ये विचार कर रहा है कि एक अभियान चलाया जाए भारतीय एकता के लिए, और बड़ी दृढ़ता, जब तक दृढ़ता इसमें नहीं आएगी और आधे मत से होगा तब इसमें कामयाबी वो मिल नहीं सकती। कि जो अपने को एक अभियान चलाना है कि इस भारत में वही रह पाएगा जो अपने को भारतीय समझेगा, अपने देशवासियों को भारतीय मानेगा, उनके साथ भारतीयता का व्यवहार करेगा और पूरे माहौल में जो है वो भारतीयता के आचरण, व्यवहार, संस्कार वो चलाएगा। वही इस देश में रह पाएगा। इस तरह का एक देशव्यापी आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। तब जाकर के, अब देखिए जितने भी प्रवचन होते हैं ये बाबाओं के प्रवचन होते हैं, मुल्ला मौलवियों के तमाम प्रवचन होते हैं, जितने भी टीवी डिस्कशन होते हैं, कभी भी भारतीय एकता की बात होती ही नहीं। कभी कल के, अभी एपिसोड लंबा ना हो जाए, छोटी सी बात करके उसको समाप्त करते हैं। एक वो न्यूज़ नेशन पर वो दीपक चौरसिया वो जद्दोजहद कर रहा था, वो कोई कश्मीर का कि आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं, आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं। तब तक वो बोला कि हम हिंदुस्तानी नहीं, भारतीय। कल आप भारतीय हैं कि नहीं, भारतीय कि नहीं। अभी दीपक चौरसिया जैसे पत्रकारों को पता ही नहीं है कि हम भारतीय हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम इंडियन हैं। उस बेवकूफ़, और मैंने समझा है कि एक दीपक चौरसिया ही बेवकूफ़ होगा। या तो बेवकूफ़ होंगे या तो जानबूझकर मैंने बेवकूफ़ बने होंगे, या तो बहुत ही दुष्ट किस्म के होंगे कि आज तक उसको ये नहीं मालूम वो पत्रकारिता करता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का भी वो दम भरेगा। अभी तक उसको पता ही नहीं है उसका असली वजूद वो हिंदुस्तानी बनने में है कि इंडियन बनने में है कि भारतीय बनने में है। ये स्थिति है इसकी। और दूसरी ओर राजनीतिक दलों की स्थिति तो देख ही रहे हैं कि जो ये कह रहा है कि भाई मैं हिंदी भाषियों को पश्चिम बंगाल से निकाल दूंगी, वो PM बनने का ख्वाब देख रहा है। तो ये चीज़ें तब तक जो है चलती रहेंगी जब तक ये सिस्टम माहौल पर काबिज रहेंगे। इसलिए मतपेटी पर ये सबसे अच्छा मौका होता है। बगैर कोई और विचार किए इनको नस्ल में नाबूद करना है और सबको नस्ल में नाबूद करना है। शहीद आजम भगत सिंह का यही आदेश है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।